राजेश मेन मार्केट कंट्रोल नोट करें, तारक ने इतला दी है फोन नंबर 0323 भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और जो ठीक नहीं हुआ है, गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रण की। ये अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, तो शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। योगी जी से आग्रह है कि जाइए मठ में जाके बैठ जाइए। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। कोई भी हिंदू या मुसलमान अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि इस तरह के वो गलत काम न करें, गलत कदम न उठाएं, ये भी कहा जा सकता था। लेकिन चूंकि राजनीति की डिमांड यही है कि इस तरह की बात की जाए ताकि हिंदू वोटरों को लगे कि मुसलमान को डराया जा रहा है, मुसलमान को धमकाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं नगमा और हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट का नाम है हाफ एनकाउंटर। कहानी उत्तर प्रदेश की है। अब आपके दिमाग में वो तस्वीरें घूमने लगी होंगी जो अपराधी और पुलिस की मुठभेड़ के बाद सामने आती है, जिसमें पुलिस के कंधे में झूलते लंगड़ाते अपराधी दिखाई देते हैं या फिर स्ट्रेचर पर पड़ी लाशें दिखाई देती हैं। लेकिन हमारी कहानी उससे आगे की है, जो कि पुलिस, अपराधी और अपराध से आगे सरकार, समाज और विश्वास तक जाती है। आप कहेंगे कैसे? एक शब्द सुना होगा आपने, इकबाल। एक कहावत भी सुनी होगी, सरकार इकबाल से चलती है और इकबाल बुलंद होना चाहिए। इकबाल क्या होता है, कैसे बनता है, इकबाल बुलंद कैसे होता है, इकबाल बुलंद होने से क्या होता है और इसका हाफ एनकाउंटर से क्या रिश्ता है? सरकार के प्रति लोगों के मन में विश्वास से क्या कनेक्ट है, ये आज आपको समझाएंगे। एनकाउंटर का लोगों पर क्या असर पड़ता है, एनकाउंटर कैसे लोगों का हृदय परिवर्तन करता है, इसकी पूरी पॉलिटिक्स भी बताएंगे। बस अगले 40 मिनट हमारे साथ रहिए। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये महाभारत का श्लोक भर नहीं है, योगी राज में एनकाउंटर नीति का ब्रह्म वाक्य है। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये अपराध के विरुद्ध योगी राज की प्रबल और अटल रणनीति की परिभाषा है। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रण कीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये रामायण की चौपाई भर नहीं, योगी राज में कानून का अखंड अध्याय है।
उत्तर प्रदेश में साल 2017 के बाद कानून व्यवस्था की एक नई परिभाषा गढ़ी गई। अपराधी के पैर में गोली मारना तस्वीरें आम होती गईं। पुलिस के कंधे पर टंगे लंगड़ा कर चलते बदमाश, जिसे आम बोलचाल में हाफ एनकाउंटर कहा जाता है, जो यूपी पुलिस का एक अघोषित सिग्नेचर स्टाइल बन गया। योगी पुलिस के इस सिग्नेचर स्टाइल की टाइमलाइन पर गौर करें। 30 मई से 30 जून, महज 5 दिन और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से 10 से ज्यादा एनकाउंटर की खबरें। कहानी एक जैसी, स्क्रिप्ट एक जैसी। गोली चलती है, बदमाश घायल होता है और अगली सुबह वो पुलिस के कंधे का सहारा लेकर लंगड़ाता हुआ अदालत की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। इसे सोशल मीडिया और यूपी की आम बोलचाल में नाम मिला है हाफ एनकाउंटर। ये गेम सिर्फ बंदूक से निकली उस गोली का नहीं है, खेल उस गोली के आगे का है। जब पुलिस की बंदूक गरजती है तो अपराधियों के दिल में खौफ बैठता है। जब अपराधियों में खौफ दिखता है तो आम वोटर के दिल में भरोसा जगता है। एनकाउंटर की गोली की गेम आगे निकलकर कुछ लक्ष्यों को हिट करती है, जो 2027 के वोट पथ को और प्रबल करते हैं। और जब सुरक्षा का यह भरोसा जीत में तब्दील होता है तो सवाल उठता है, क्या यह हाफ एनकाउंटर 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है? क्या गोली के आगे ही विकास है? यानी बात गोली की नहीं, गोली के आगे विकास की और हाफ एनकाउंटर से फुल वोट के उस चक्रव्यूह की, जिस पर विपक्ष की त्योरियां चढ़ जाती हैं। लेकिन योगी सरकार इसी फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने के दावे करती है। पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। वक्त का पहिया जब घूमता है तो इतिहास खुद को दोहराता भी है और बदलता भी है। एक दौर वो था जब यूपी में कट्टे और कारतूस की समानांतर सरकार चलती थी। वो दौर भी था जब मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात अपराधी खुली जीप में घूमकर कानून के इकबाल को सरेआम चुनौती देते थे। खौफ का वो मंजर व्यवस्था पर एक गहरा जख्म था और इसी नाइंसाफी की टीस साल 2007 में देश की संसद ने देखी, जब योगी आदित्यनाथ का दर्द उनकी आंखों से आंसुओं के रूप में छलक पड़ा था। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लेकिन 2017 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो सबसे पहला प्रहार इसी जंगल राज पर हुआ। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कानून का इकबाल किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। सियासत दावों से चलती होगी, लेकिन इतिहास आंकड़ों से अपनी गवाही देता है। जब विपक्ष योगी सरकार की इस नीति पर सवाल उठाता है तो सरकार अपने इस रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रख देती है। चलिए देखते हैं कि 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की इस जीरो टॉलरेंस नीति ने जमीन पर क्या बदलाव किया है। कुल पुलिस मुठभेड़ 17,043 से ज्यादा, ढेर हुए कुख्यात अपराधी,
289, गिरफ्तारी 34,253, घायल बदमाश 10,324 से ज्यादा, पुलिसकर्मी शहीद 18, पुलिसकर्मी घायल 1,852। अगर तुलना पिछली सरकारों से करें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के राज में एनकाउंटर महज एक अपवाद हुआ करते थे। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगते थे और पश्चिमी यूपी में व्यापारियों का पलायन एक कड़वी हकीकत बन चुका था। लेकिन योगी सरकार ने एनकाउंटर को अपराधियों के खिलाफ एक फ्रंटलाइन स्ट्रेटजी बना दिया। लेकिन सिक्का अगर उछला है तो उसका दूसरा पहलू भी देखना होगा। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि ठोक दो की नीति चल रही है और एक खास समुदाय और जाति के लोगों का ही एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। जाति और धर्म के इसी चक्रव्यूह के बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद का खोड़ा इलाका अचानक सुर्खियों में आ जाता है। खोड़ा जो देश की सबसे बड़ी घनी आबादी वाली कॉलोनियों में से एक है। यहाँ रात के अंधेरे में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चलती हैं। एक वांटेड अपराधी पुलिस की गोली का शिकार होता है। लेकिन इस एनकाउंटर की गूंज खोड़ा की तंग गलियों से निकलकर सीधे लखनऊ के गलियारों और दिल्ली के सियासी मंचों तक पहुंच जाती है। जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु इस एनकाउंटर की टाइमिंग और पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उनका दावा है कि ये महज एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक खास समुदाय में खौफ पैदा करने की कोशिश है। मौलानाओं ने सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका साफ इल्जाम है कि पुलिस अदालतों को बाईपास करके खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन बैठी है। डायरेक्ट अगर पुलिस को ये अथॉरिटी है कि वो किसी का भी इनकाउंटर कर दें या किसी भी सरकार को ये अथॉरिटी है कि किसी का भी इनकाउंटर कर दें, तो फिर ये जुडिशरी पर लाखों अरबों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। इसकी कोई वजह नहीं रह गई है। ऑन स्पॉट फैसला करना है। तो इसलिए ये जो पक्षपाती फैसले होते हैं उन पर सवाल है। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में जब तक जाति का तड़का न लगे तब तक कोई बहस पूरी नहीं होती। विपक्ष का सबसे तीखा और सीधा हमला यही है कि योगी सरकार की पुलिस अपराधियों की सूची उनकी जाति और धर्म देखकर बनाती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या पुलिस की बंदूक ट्रिगर दबाने से पहले अपराधी का सरनेम पूछती है? सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें उन आंकड़ों के भीतर झांकना होगा जो अलग अलग समय पर सामने आए। आखिर मारे गए अपराधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी हकीकत आंकड़े बयान करते हैं। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक हुए एनकाउंटर्स में 183 लोग मारे गए। इनमें मुस्लिम 61, ब्राह्मण 18, ठाकुर 16, जाट और गुर्जर 15, यादव 15, दलित 13, जबकि आदिवासी 3, सिख 3 और ओबीसी जाति से ताल्लुक रखने वाले 7, जबकि 34 अन्य जातियों के बदमाश मारे गए। यह आंकड़ा बताता है कि एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों में से 61 मुस्लिम थे, जबकि 140 से ज्यादा अपराधी हिंदू और अन्य जातियों से ताल्लुक रखते थे और इनमें अपर कास्ट के भी अपराधी अच्छी खासी तादाद में शामिल हैं। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुर्जर मुस्लिम। जब अतीक अहमद के गुर्गों या असद का एनकाउंटर होता है तो मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले दल लामबंद हो जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जब कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे या अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ था तब इसी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगे थे। सरकार का तर्क साफ है,
अपराधी की कोई जाति नहीं होती। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। मानवाधिकार संगठन और विपक्ष जहां इसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों का हनन बताते हैं, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक मामले में टिप्पणी की थी कि एनकाउंटर राज्य में एक रूटीन फीचर बन गए हैं। लेकिन इन सब आरोपों के बीच जनता की अदालत में इस नैरेटिव का असर कुछ और ही है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, उन्होंने कानून व्यवस्था को विकास के ईंधन की तरह इस्तेमाल किया है। तर्क साफ है, जिस राज्य में रंगदारी और फिरौती का उद्योग चलेगा, वहां कोई उद्योगपति अपनी पूंजी क्यों लगाएगा। अपराधियों के घुटने टूटने की आवाज सिर्फ कोर्ट के गलियारों तक सीमित नहीं रहती, उसकी गूंज सीधे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया के बड़े व्यापारिक मंचों तक जाती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब उद्योगपति अपनी तिजोरी खोलता है तो वो सिर्फ एक चीज देखता है और वो है सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर मंचों से कहते हैं कि पहले कट्टे वाली सरकार थी, जहां अपराधी फिरौती मांगते थे, इसलिए निवेशक यूपी के नाम से भी पैर पीछे खींच लेता था। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद हुआ तो यूपी देश का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनकर उभरा। अब दावों की राजनीति से हटकर उन कड़े आंकड़ों को देखते हैं जो बताते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले योगी राज में यूपी की किस्मत कितनी बदली है। साल 2016 से 17 अखिलेश यादव सरकार के अंत तक यूपी की कुल जीडीपी 12.89 लाख करोड़ थी, जबकि मौजूदा दौर में यूपी की जीडीपी 30.80 लाख करोड़ से ज्यादा है। अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, पूंजी वहीं जाती है जहां शांति होती है। जब तक कैराना से व्यापारियों का पलायन हो रहा था, जब तक पूर्वांचल के ठेकों पर माफिया डॉन जेल से बैठकर हुक्म चलाते थे, तब तक देश और दुनिया की बड़ी कंपनियां लखनऊ या नोएडा का रुख करने से बचती थीं। लेकिन जैसे ही पुलिस की बंदूक ने माफियाओं के साम्राज्य को ध्वस्त किया, जैसे ही अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ बैठा, वैसे ही निवेशकों का भरोसा लौट आया। आज यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा जाल है। डिफेंस कॉरिडोर में सेना के लिए हथियार बन रहे हैं, जिनकी पावर का मैसेज योगी अक्सर पाकिस्तान को देते हैं। रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है, उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं। वही मिसाइल पाकिस्तान को कपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। अब सवाल है कि विकास की ये चमचमाती तस्वीरें 2027 के चुनाव में विपक्ष के हर उस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएंगी जो इसे जाति और धर्म का रंग देना चाहता है। क्या एनकाउंटर एक प्रशासनिक टूल बन गया है? ये सुशासन की टूल किट की तरह देखा जाता है। इसे लेकर यूपी में दो तरह के पक्ष हैं, एक पक्ष में, दूसरा खिलाफ। दोनों के बीच कुछ आरोप और प्रतिरोप बहुत प्रचलित हैं। पहला पक्ष इसे डर की राजनीति कहता है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि कानून का डर अच्छा है। पहला पक्ष कहता है कि एनकाउंटर के एक्शन में चूक सरकार पर भारी पड़ेगी। दूसरा पक्ष कहता है चूक अपराधी ने की है, उसी पर भारी पड़ेगी। पहला पक्ष कहता है कि एनकाउंटर की हार्ड इमेज भारी पड़ेगी। दूसरा पक्ष कहता है कि अपराध को सॉफ्ट करने के लिए इमेज का हार्ड होना जरूरी है। पहला पक्ष ये कहता है कि एनकाउंटर का संदेश गलत जाएगा। दूसरा पक्ष ये कहता है कि अपराधी सुधर जाएंगे। पहला पक्ष
कहता है कि दबाव में एनकाउंटर नीति बदलनी होगी, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि एनकाउंटर नहीं बदलेंगे, उसके विरोधी बदलेंगे। इस तरह से एनकाउंटर राजनीति में, चुनाव में एक ऐसा दांव बन चुका है जो जनमत के पोलराइजेशन में मदद करता है, और जैसे ही इसे जाति और धर्म से जोड़ा जाता है, ये अचूक चुनावी शस्त्र बन जाता है। शासन और राजनीति में ऐसे मौके कम आते हैं जबकि प्रशासनिक निर्णय सरकार की छवि बनाए और चुनाव में वोट भी दिलाए। आइए अब आपको एनकाउंटर का चुनावी पहलू दिखाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च 2017 उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव आया जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की थी। सत्ता संभालते ही मंचों से सीधे और कड़े संदेश दिए जाने लगे, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। राजनीतिक गलियारों में इसे शुरुआती चुनावी गर्माहट माना गया, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि इन बयानों के पीछे एक सोची समझी प्रशासनिक रणनीति काम कर रही थी। खासकर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद आक्रामक रुख अपनाया गया। यह सिर्फ एक सियासी जुमला भर नहीं था, बल्कि इसके पीछे ग्राउंड वर्क और पुलिसिंग का पूरा ढांचा बदला जा रहा था, ताकि कानून का एक बार बुलंद हो सके। इस नैरेटिव को जमीन पर उतारने के लिए सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन मजनू जैसे जमीनी अभियान शुरू हुए। कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की सक्रियता अचानक बढ़ गई। शुरुआत में पुलिस के इस कदम की आलोचना भी हुई, इसे मॉरल पुलिसिंग कहा गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। अभियानों के शुरुआती कुछ महीनों के भीतर ही हजारों मनचलों और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, वार्निंग दी गई और गंभीर मामलों में केस दर्ज कर जेल भेजा गया। महिलाओं के मन में सुरक्षा का ये एहसास जगाने की कोशिश थी कि सत्ता का इकबाल अब सड़कों पर दिखने लगा है। यूपी पुलिस के आंकड़े बताते हैं 22 मार्च 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में आया। इसके तहत फरवरी 2025 तक 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा जगहों पर 4 करोड़ 58 लाख लोगों की जांच की गई। 5 फरवरी 2025 तक अलग अलग जिलों में 24,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने कुछ कदम भी उठाए। न्याय मिलने में देरी न हो, इसके लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। 75 जिलों में पॉक्सो कोर्ट बनाए गए। 2,500 से ज्यादा पिंक बूथ बनाए गए। महिलाओं के लिए बनी हेल्पलाइन 1090 के जरिए 5 करोड़ से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया गया। पुलिस की स्वायत्ता और उसके मनोबल इसके पहले कभी इतना ऊंचा नहीं रहा है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है अभूतपूर्व है, और इसके पहले कभी भी निष्पक्षता के साथ और दृढ़ता के साथ और कठोरता के साथ ऐसा अनुपालन कभी नहीं देखा गया है। बल्कि योगी जी का एक आह्वान कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो वो न केवल एक आह्वान था बल्कि एक दिशा निर्देश के रूप में पुलिस ने उसके अनुरूप निष्ठापूर्वक अनुपालन किया, और वाकई में बाहुबलियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला ही दिया गया। प्रदेश की जनता में एक विश्वास जागृत हुआ है कि पुलिस उनकी सेवा सुरक्षा के लिए है, और
ऐसा ही नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन आज के युग में जो विश्वास पुलिस और प्रशासन के प्रति जनता में है, इसके पहले शायद ही कभी रहा। तारीखें बदलती गईं, साल गुजरते गए और कानून व्यवस्था का ये सख्त मॉडल उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य आधार बन गया। फिर आया साल 2022। उत्तर प्रदेश दोबारा चुनाव की दहलीज पर खड़ा था तो राजनीतिक विश्लेषक कई तरह के समीकरण साध रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। इस चुनाव में एक नई राजनीतिक ताकत उभर कर सामने आई, महिला साइलेंट वोटर। योगी सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 46% महिलाओं ने बीजेपी और सहयोगी दलों को वोट दिया, जबकि सिर्फ 33% ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया था। सुरक्षा की गारंटी वोट की गारंटी कैसे बनी? अगर इसे 2017 और 2022 में हुए चुनाव के वोट शेयर के तराजू पर तौलें तो फर्क साफ दिखता है। 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 39.37% था, जबकि 2022 में बढ़कर 41.29% हो गया। आमतौर पर जातिगत और पारंपरिक समीकरणों में बंटने वाला विधानसभा चुनाव 2022 में सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ लामबंद हुआ। महिलाओं को ये समझ में आ गया कि एक और फ्री राशन का मुद्दा और दूसरा सुरक्षा की गारंटी लगभग एक ऐसा फॉर्मूला बना जिसने इस पूरी दीवार को ढहा दिया, जिसमें जातिगत और बाकी सारी बातें आती थीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा खंगालें तो पता चलता है कि कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने की दर में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ। एनसीआरबी की साल 2024 की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में अपराध की स्ट्राइक रेट 252.3% रही, जबकि 180% अपराध हुए, यानी देश में हुए अपराधों से 29% कम। देश में अपराध के मामलों में यूपी 2023 में 24वें पायदान पर था, जो 2024 में घटकर 18वें पायदान पर आ गया। 2023 के मुकाबले 2024 में महिला अपराध के केस भी घटे। 2023 में हत्या के कुल 2122 केस दर्ज हुए, जबकि 2024 में ये आंकड़ा घटकर 1047 रह गया, यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध में 50% से ज्यादा की कमी आई। ये साइलेंट सुनामी अचानक नहीं आई थी, इसके पीछे एक्शन का एक निरंतर सिलसिला था। जमीन पर धारणा ये बन चुकी थी कि जिन्होंने कानून हाथ में लिया या महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, प्रशासन उनके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाने से नहीं हिचका। 2022 के CSDS के सर्वे में इसका असर भी दिखा था। यूपी में कानून व्यवस्था के मामले में 70% पुरुषों और 70% महिलाओं ने यह माना था कि कानून का इकबाल बुलंद हुआ। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। अचानक उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में एक नया शब्द बहुत तेजी से चर्चा में आया, हाफ एनकाउंटर। महिलाओं के बीच इसे त्वरित न्याय और सुरक्षा की गारंटी के रूप में देखा गया। पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं कि कानून व्यवस्था की यही सख्त छवि 2022 में सत्ता में योगी की वापसी की सबसे बड़ी चाबी बनी। कि महिलाओं का वोट कहीं कभी भी शिफ्ट नहीं हुआ। जब भी शिफ्ट हुआ तो किसी स्कीम के नाते। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले वो कानून व्यवस्था को लेकर के मिले थे और पहली बार किसी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीत हासिल हुई। ओवरऑल उस समय योगी आदित्यनाथ माफियाओं का सफाया कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो सांगठनिक अपराध थे वो कम हुए थे। यह कहना कि महिलाएं सुरक्षा के नाम पर वोट देंगी या दे रही हैं या एकमुश्त वोट को लिया जा सकता है, ये कहीं भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश में खास तौर से प्रकाश में नहीं आया है। तुम्हारी
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इस तरह के कड़े एक्शन या एनकाउंटर की कहानी सिर्फ 2017 के बाद की नहीं है। इसका एक लंबा, जटिल और खूनी इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती ने दशकों तक दस्ती उस समस्या और अपराध का दंश झेला है। इतिहास के पन्नों में गोता लगाने पर इसके आंकड़े सामने आते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1980 के दशक में होती है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह थे। उस दौर में चंबल और यमुना के कछारों में डकैतों का आतंक चरम पर था। छवि को साफ करने और कानून का राज कायम करने के लिए वीपी सिंह सरकार ने डकैतों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा। पर इस कहानी में एक व्यक्तिगत और दर्दनाक मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री वीपी सिंह के भाई, जो कि इलाहाबाद कोर्ट में जज थे, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर प्रसाद सिंह की डकैतों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज हुए। पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ों का दौर शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आखिरकार इस खून खराबे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वीपी सिंह ने 1982 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये यूपी के इतिहास में अपराधियों के खिलाफ सरकारी बल के प्रयोग का पहला और बड़ा आक्रामक अध्याय था। इसके बाद का दौर बदला और चंबल में डकैतों की जगह अब शहरों में रंगधारी, संगठित अपराध और AK-47 लहराने वाले माफियाओं ने जगह ले ली। 1991 में जब कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बनी, तो उन्होंने भी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान किया। कल्याण सिंह के दौर में अपराधियों के राजनीतिक संरक्षण को तोड़ने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के कई कुख्यात अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ों में ढेर कर दिया। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार ये देखा और समझा कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल हो तो फिर अपराधियों के हौसले पस्त किए जा सकते हैं। 90 के दशक के आखिर तक उत्तर प्रदेश में अपराध का पैटर्न पूरी तरह कॉर्पोरेट और अत्याधुनिक हो चुका था। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधियों का उदय हुआ, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री की सुपारी तक ले ली थी। साधारण पुलिसिंग इस तरह के अत्याधुनिक और मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों से निपटने में नाकाम साबित हो रही थी। STF के गठन का प्रमुख कारण यही था कि जो सामान्य अपराध था, चोरी, डकैती, राहजनी और इस प्रकार के, अब संगठित अपराध सामने आया था, जिसमें बहुत पढ़े लिखे और अपराध की और कानून की बारीकियां जानने वाले ऐसे युवा अपराधी आए थे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया था। तारीख थी 4 मई 1998। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के इतिहास में ये एक मील का पत्थर साबित हुई। राज्य में संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ने के लिए एक विशेष विंग की स्थापना की गई, स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF। अजय राज शर्मा जैसे तेज तर्रार अधिकारियों के नेतृत्व में STF ने काम करना शुरू किया। 22 सितंबर 1998 की बात है। STF ने गाजियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला को एक मुठभेड़ में मार गिराया। STF के गठन ने यूपी पुलिस को एक ऐसी धार दी, जिसने आगे चलकर पूर्वांचल के बड़े बड़े बाहुबलियों और उनके सिंडिकेट की कमर तोड़ी। यूपी में ये धारणा मजबूत होने लगी कि अगर अपराध का दायरा बड़ा है तो राज्य की कार्रवाई उससे भी बड़ी और अचूक होगी। देखिए 2027 के चुनाव में कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं हो सकता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि 2022 के चुनाव में सरकार कानून व्यवस्था के इशू को इनकैश करा चुकी है और कोई भी मुद्दा दो बार कभी भी नहीं इस्तेमाल होता है राजनीति के किसी भी दौर में। दूसरा क्या है कि अगर NCRB के इस बार के आंकड़े देखें तो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसके बाद राजस्थान आता है और दूसरे प्रांत आते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो कानून व्यवस्था को इशू बनाएगी? कानून व्यवस्था इशू तब होता
जब ये जो सांगठनिक अपराध कम करने की प्रक्रिया शुरू की थी सरकार ने, उसे जारी रख दी। इतिहास के इन्हीं कड़े कदमों और प्रशासनिक प्रयोगों की परिणति 2017 के बाद योगी राज में दिखने लगी। पिछले मुख्यमंत्रियों के अनुभवों और एसटीएफ जैसी संस्थाओं की ताकत का इस्तेमाल करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया, जिसे आज के दौर में विश्लेषक एनकाउंटर गवर्नेंस का नाम देते हैं। यहां तक आते आते एनकाउंटर सिर्फ एक पुलिसिया एक्शन भर नहीं रह गया, बल्कि वो योगी राज की पहचान और यूएसपी बन गया। अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलना, उनके अवैध साम्राज्यों को कुर्क करना और अदालतों में प्रभावी पैरवी करके रिकॉर्ड समय में सजा दिलाना इस मॉडल के मुख्य हिस्से बने। जाहिर है, इस मॉडल को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और मानवाधिकार संबंधी गंभीर सवाल भी उठाए गए। न्यायपालिका की प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के आरोप भी लगे। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक आज ये सवाल पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये सख्त मॉडल, ये हाफ एनकाउंटर चुनाव में फुल वोट दिलाने की सबसे अचूक गारंटी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत और शासन का ये सफरनामा दिखाता है कि यहाँ न्याय की परिभाषा सिर्फ अदालतों की फाइलों में नहीं, बल्कि सड़कों पर दिखने वाले इकबाल से भी तय होती है।